कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 4 यानी अर्थशास्त्र से संबंधित अध्याय, यानी आपका जो इकाई 4 है वो अर्थशास्त्र पर आधारित है। उसका आज 5वां अध्याय है और अध्याय का नाम है आपदा प्रबंध से परिचय। तो आपदा क्या होती है, उसका प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है, इन सब का अध्ययन हमें इस अध्याय के अंतर्गत आता है करना है। अब आपदा क्या होती है और आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा वह प्राकृतिक या मानव जनित घटनाओं को कहा जाता है जिससे अपार जन धन हानि होती है, वो आपदा कहलाती है। आपदा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक आपदा और नंबर 2 मानव जनित आपदा। और इसका प्रबंधन किस तरह करते हैं, इसका अध्ययन हमें इस चैप्टर के अंतर्गत करना है। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए, किस प्राकृतिक आपदा के कारण दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। तो इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में सुमात्रा द्वीप के समुद्र के नीचे आए तीव्र भूकंप के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय इलाकों में विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हुईं। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप के समुद्र के नीचे कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया था? तो रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.6 मापी गई थी। 16 जुलाई 2004 को तमिलनाडु के कुंभकोणम इलाके में कौन सी दुखद घटना हुई जिसमें 93 बच्चों की जानें गईं? तो ये देखिए, सरस्वती प्राथमिक विद्यालय में आग लग गई थी जिससे 93 बच्चे जल गए थे और उनकी जानें चली गई थी। घटना है 16 जुलाई 2004 की। भारत में ऐसे 2 प्रांतों के नाम लिखिए जहां बार बार सूखा पड़ता है। तो गुजरात और राजस्थान है। ऐसी एक प्राकृतिक आपदा का नाम लिखिए जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सारे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं के कारण समाज के किस वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या में हताहत होते हैं, यानी किस वर्ग के लोग होते हैं जो ज़्यादा हताहत होते हैं? तो वो समाज कौन से होते हैं? समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा हताहत वही होते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः अज्ञानता की स्थिति में होते हैं और आपदा से बचाव का उनके पास कोई तरीका नहीं होता है। किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो भूकंप, सुनामी और चक्रवात, ये 3 प्राकृतिक आपदा हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं वे हैं जो प्राकृतिक की प्रचंडता के कारण, जैसे भूकंप, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के द्वारा जो जन धन हानि होती है, उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदाओं के 2 बृहद प्रकार बताइए। तो एक है प्रकृतिजन्य आपदा, दूसरा है मानवजनित आपदा। भारत के असम और बिहार प्रांत में कौन सी प्राकृतिक आपदा बार बार घटित होती है?
तो इन दोनों जगह बाढ़ प्रतिवर्ष आती है। ऐसे दो संकटों के नाम लिखिए जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। वो है बाढ़ और सूखा। सेफ कर्नाटक अग्निशमन विभाग द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसके तहत छात्र को अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कर्नाटक का दमकल विभाग किस नाम से छात्रों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण देता है? तो छात्र अग्नि सुरक्षा शिक्षा संस्था, इसको सेफ नाम से जाना जाता है। सेफ 14 अगस्त 1998 को ऊखी मठ ब्लॉक में किस कारण 69 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी? तो वो वहाँ भूस्खलन हुआ था। बांग्लादेश के तटीय चेतावनी तथा निकास कार्य में सुधार लाने के लिए कितने स्वयंसेवकों का एक संगठन बनाया गया है? पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर कुल 32,000 ग्राम स्वयंसेवकों का एक संगठन बनाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को संक्षेप में बताएं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित समुदायों को जान माल और आजीविका के साधनों की इतनी व्यापक हानि उठानी पड़ती है कि इस इलाके के विकास की गति रुक जाती है और विकास की दौड़ में कई दशक पीछे रह जाते हैं। बार बार आपदा आएगी तो बार बार जान माल की हानि होगी, तो ये विकास में पिछड़ जाते हैं ऐसे इलाके। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप के नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप के समुद्र के नीचे एक तीव्र भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8.6 थी। इसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के तटीय इलाके में विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी। कुंभकोणम की दुखद घटना क्या थी? तो 16 जुलाई 2004 को तमिलनाडु के कुंभकोणम इलाके में सरस्वती प्राथमिक विद्यालय में घास फूस से बनी छत पर आग लगने से 93 निर्दोष बच्चे की जान चली गई थी। आग भूमि तल पर बनी रसोई में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाते समय लग गई थी। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न एजेंसियों और समुदायों से प्राप्त सहायता से खोज एवं बचाव कार्य चलने में तेज़ी आती है? हाँ, हम जानते हैं कि विभिन्न एजेंसियों और समुदायों से प्राप्त सहायता से खोज एवं बचाव कार्य चलाने में तेज़ी आती है, क्योंकि पीड़ित लोगों की सहायता तथा ज़रूरतमंदों की देखभाल का कार्य समुदाय के लोग व एजेंसियां संभाल लेती हैं। अगस्त 1998 में ऊखी मठ ब्लॉक और मालपा की तबाही से बचने के लिए वे कौन से ज़रूरी उपाय थे जिन्हें करने की प्रशासन व लोगों ने उपेक्षा की थी? प्रशासन द्वारा मौसम विभाग या मौसम के बारे में ग्रामीणों को पूर्व सूचना तथा खोज एवं बचाव कार्य तथा प्राथमिक उपचार के बारे में उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी था, जो नहीं दिया गया। लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में पुख्ता दीवारों का निर्माण कराना चाहिए था, जो उन लोगों द्वारा नहीं किया गया था। फलस्वरूप वहाँ भूस्खलन हुआ और लोग जो है हताहत हुए।
देश के किन क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित निर्माण की कार्य पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए? देश में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ तथा चक्रवात की संभावना वाले असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निर्माण कार्य पद्धतियों का ही उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी आपदा के समय क्या भूमिका निभा सकते हैं? विद्यार्थी एक स्वयंसेवक होने के साथ साथ एक कुशल कार्मिक भी बन सकते हैं और किसी आपदा के आने पर अपने प्रिय देशवासियों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। कुंभकोणम अग्निकांड में हुई प्राण हानि को कम क्यों नहीं किया जा सका? इसके लिए उत्तरदायी कोई 5 कारक बताइए। तो कुंभकोणम अग्निकांड में निम्नलिखित कारणों से प्राण हानि को कम नहीं किया जा सका। नंबर 1, स्कूल के बाहर निकलने का कोई उचित रास्ता नहीं था। अग्नि से सुरक्षा के साधन का अभाव था। अध्यापक तथा विद्यार्थी सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक नहीं थे। स्कूल के निर्माण में सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की गई थी। स्थानीय अस्पतालों में जले छात्रों तथा अन्य पीड़ितों के उपचार की उचित व्यवस्था नहीं थी। बांग्लादेश सरकार का तटीय चेतावनी व निकास प्रणाली में सुधार लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? बांग्लादेश सरकार का तटीय चेतावनी और निकास प्रणाली में सुधार लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। नंबर 1, पूर्व चेतावनी देना। नंबर 2, आश्रय स्थलों का निर्माण एवं परिचालन। नंबर 3, निकास, खोज एवं बचाव कार्य में सहायता देना तथा प्राथमिक उपचार, राहत, पुनर्वास कार्य तथा सामुदायिक तैयारी क्षमता का निर्माण करना। बांग्लादेश सरकार ने तटीय चेतावनी और निकास कार्यप्रणाली में सुधार हेतु क्या व्यवस्था की? बांग्लादेश सरकार ने तटीय चेतावनी एवं निकास कार्यप्रणाली में सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए। नंबर 1, पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर 32,000 ग्राम स्वयंसेवकों का एक संगठन बनाया गया और इन्हें 12 स्थानीय टीमों में बांटा गया। नंबर 2, इन्हें रेडियो सेटों, मेगाफोनों और हस्तचालित सायरनों, प्राथमिक उपचार किटों, बचाव उपकरणों और रक्षक परिधानों से लैस किया गया। नंबर 3, इन्हें समय समय पर नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था। स्वयंसेवकों ने गांव में हर वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए। आपदा के संबंध में हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? तो आपदा को दैवी घटना या दैव आपदा के रूप में नहीं मानना चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि इस पर मनुष्य का कोई बस नहीं है। इन आपदा को समझने के लिए केवल वैज्ञानिकों पर भी नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और इससे बचने के लिए आपदा प्रबंधन के सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। अगस्त 1998 हिमालय के क्षेत्रों में हुई वर्षा से तबाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 1998 के अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े में हिमालय के क्षेत्र में हुई भारी वर्षा से इस क्षेत्र में कई प्रकार की तबाहियां हुई जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 14 अगस्त को ऊखी मठ ब्लॉक में भूस्खलन के कारण 69 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा एक हफ्ते बाद मालपा का पूरा गांव बह गया तथा मृतकों की संख्या 205 हो गई। नंबर 2, 19 अगस्त को 2 दर्जन लोगों की उस समय मृत्यु हो गई जब रुद्रप्रयाग जिले में मंसूरा गांव भी अचानक लुप्त हो गया। नंबर 3, इसके अतिरिक्त भारी वर्षा के कारण सैकड़ों मकान और बुनियादी सेवाएं तबाह हो गई। ये घटना 1998 की है। अगस्त महीना यानी बरसात का ही यही समय था।
और तेज़ बारिश हुई और ये घटना हो गई। 20 अगस्त को अधिकारियों ने ऊखी मठ ब्लॉक के 50,000 निवासियों को निकालने का काम प्रारंभ किया, क्योंकि मंदाकिनी नदी की सहायक नदी मदमहेश्वर में रोड़ी, मलबा तथा शिलाखंड गिरने से नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था और वहां कृत्रिम झील बन गई थी। आज सुरक्षित स्थानों पर बसे अनेक मकान बह गए थे। इस कृत्रिम झील के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के पानी से दर्जनों गांवों के विलीन होने की आशंका उत्पन्न हो गई, अतः इन्हें वहां से निकाला गया। अगला प्रश्न है, हमें अपने समुदाय मोहल्ले की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, जिस समुदाय या मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ के लोगों के जीवन की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनानी चाहिए। नंबर 1, पहले से योजना बनानी चाहिए। नंबर 2, पहले समुदाय के एक सदस्य के रूप में हमें अब अपने समुदाय मोहल्ले के लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नंबर 3, हमें उस स्थान विशेष में लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नंबर 4, हमें उस स्थान विशेष में आने वाले संकट की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। ऊखी मठ ब्लॉक में किए गए बचाव कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ऊखी मठ ब्लॉक में लोग पानी से घिर गए थे। वहां किए गए बचाव कार्य इस प्रकार थे। अधिकारियों ने वहां के निवासियों को वहां से निकालने का कार्य किया। नंबर 2, स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खोज एवं बचाव का कार्य किए। नंबर 3, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता ज़रूरतमंदों की देखभाल में जुट गए। नंबर 4, देहरादून और अन्य बड़े शहरों में दानी लोगों ने भूस्खलन एवं बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता भेजी। किसी एक उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट कीजिए कि हमें अपने क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंध योजना तैयार करते समय किन घटकों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो उदाहरण देख लीजिए। बांग्लादेश ने 1970 में आए चक्रवात में 50,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। यानी बांग्लादेश में जो 1970 में चक्रवात आया था उसमें 50,000 व्यक्ति मर गए थे। और इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने तटीय चेतावनी और निकास प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया। इस आपदा प्रबंध योजना में उपर्युक्त उल्लिखित घटकों एवं प्रतिक्रियाओं का निम्न प्रकार ध्यान रखा गया। नंबर 1, योजना के मुख्य उद्देश्य। बांग्लादेश सरकार ने तटीय चेतावनी और निकास कार्य प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में जो योजना बनाई उसके पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, पूर्व चेतावनी देना, आश्रय स्थलों का निर्माण एवं परिचालन, निकास, खोज एवं बचाव कार्य में सहायता देना, प्राथमिक उपचार, राहत, पुनर्वास कार्य और सामुदायिक तैयारी क्षमता का निर्माण करना। योजना के लिए संगठन का निर्माण। योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर 32,000 ग्राम स्वयंसेवकों का एक संगठन बनाया गया और उन्हें 12 स्थानीय टीमों में बांट दिया गया। नंबर 3, संसाधनों को जुटाना। स्वयंसेवकों को मौसम संबंधी समाचार बुलेटिन तथा जानकारियां रखने के लिए रेडियो सेटों, मेगाफोनों व हस्तचालित सायरनों, प्राथमिक उपचार किटों, बचाव उपकरणों और रक्षक परिधानों से लैस किया गया। नंबर 4, प्रशिक्षण एवं विशेष प्रशिक्षण। इन स्वयंसेवकों को समय समय पर नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था।
नियमित अभ्यास एवं प्रदर्शनों का आयोजन। स्वयंसेवकों ने गाँव में नियमित रूप से अभ्यास और प्रदर्शन का आयोजन किया और हर वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। तो इस प्रकार बांग्लादेश ने अपने यहाँ ये जो प्राकृतिक आपदा चक्रवात है इससे बचने के लिए ये उपाय किए। भारत में भी दक्षिणी राज्य जो हैं जिसमें तमिलनाडु सबसे प्रभावित है तटीय आपदा से, जिसमें चक्रवात प्रमुख है, चक्रवात है, सुनामी है। इससे ज़्यादा खतरा तमिलनाडु राज्य को होता है। तो वहाँ भी इस तरह के कार्य होने चाहिए जिससे कम जनधन की हानि हो सके। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस अध्याय आपदा प्रबंध से परिचय में प्राकृतिक आपदा और उसका प्रबंधन की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया। तो प्राकृतिक आपदा के अलावा भी मानव जनित आपदा होती हैं जिसमें युद्ध है, परमाणु परीक्षण है, परमाणु बम है, प्रदूषण है। इस तरह के आपदा मनुष्यों द्वारा लाए जाते हैं, उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। तो इस प्रकार आज आपका ये अध्याय भी समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय अगले वीडियो में अगले दिन प्रस्तुत होगा।